thermodynamics? क्या है thermodynamics? It is the branch of chemistry which deals with energy and energy changes. Energy and energy changes. बेसिकली हम जो एनर्जी पढ़ते हैं इन द सिंपलेस्ट फॉर्म उसे हम बुलाते हैं हीट, राइट? सो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू द अदर. या एनर्जी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एनर्जीज बहुत डिफरेंट तरह की है. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. सो ये सारी की सारी एनर्जीज, विंड एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती है. तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है व्हिच सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम उसे फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, वो सारा का सारा जो है वो हम किस में पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी in thermodynamics, right? So let's go on to thermodynamics. According to thermodynamics, we classify the universe into two things. Before going on to the chapter, the real chapter, हमको कुछ terms जो हैं वो इसके बारे में पता होनी चाहिए. Some basic terms and terminology which we are going to use in this chapter, right? The first thing is universe. Universe क्या है? ये पूरा जहां पे हम रह रहे हैं, that entire thing that is known as the universe, right? Universe को हम classify करते हैं into two. The first one that is known as system. System क्या है? It is that part of the universe, which is under observation. That is the system. जैसे for example हम इस क्लास को कंसिडर करते हैं तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किसको किस तरह से पोजीशन दी गई है, तो इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं. इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर होता है, तो वो इन्विजिलेटर क्या करता है कि सीज की कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन में चीटिंग ना करे, तो दैट एग्जामिनेशन हॉल इज अंडर ऑब्जर्वेशन. तो ये सिस्टम है. अ सिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ कप ऑफ टी. कि अगर एक चाय का कप हमने रखा है, उस चाय के कप में क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं या क्या मास चेंजेस हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी अ सिस्टम. ठीक है? सो सिस्टम इज एनीथिंग दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज गोइंग टू बी अ सिस्टम. सेकंड, सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स क्या हुआ? Everything other than the system. Everything other than the system, that is what? Surroundings. So universe हम क्या बोलते हैं? Universe is the sum total of the system and the surroundings. ठीक है? ये वर्ड्स बार बार चैप्टर में यूज होंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है. ये जो सारे टर्म्स इंट्रोडक्टरी आज हम करेंगे, सिर्फ ये सब टर्म्स यू आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन. ठीक है? सो ये आ गया सिस्टम, ये आ गया सराउंडिंग. देन वी गो ऑन टू द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज known as open system. Open system कौन सा होता है? Which exchange both matter and energy with the
ठीक है। सो ओपन सिस्टम हो गया विच एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। जैसे एक कप ऑफ टी इज लाइंग ऑन द टेबल, तो वो कप ऑफ टी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और अगर आप थोड़ी और देर के लिए रखोगे तो हम देखेंगे कि जो चाय है उसमें से वो इवेपोरेट होने लग जाएगी, लेवल ऑफ टी दैट गोज डाउन। तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ और हीट भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या करता है, इट ओनली एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, इट ओनली एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो जो चाय का कप रखा था उसको ढक दिया, तो जब हम उसे ढकेंगे तो क्या होगा, ठंडा तो हो जाएगा पर लेवल ऑफ टी जो उसमें है वो डाउन नहीं जाएगी, जिसका मतलब वो चाय जो है वो इवेपोरेट नहीं हो रही है, राइट। So that is what a closed system is. The third system is known as isolated system. जो isolated system होता है, it neither exchanges energy nor matter. Neither exchanges energy nor matter with the surroundings. जैसे हमने उस चाय को थर्मोस फ्लास्क में रख दिया, ठीक है। सो वो आइसोलेटेड है, अगर ठंडा होगा तो काफी टाइम के बाद ठंडा होगा। जो बिल्कुल परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं उसमें ठंडा नहीं होता है, काफी टाइम तक ठंडा नहीं होता, ठीक है। और मैटर तो उसमें हो ही नहीं सकता एक्सचेंज, क्योंकि जो चाय है वो उसमें एज इट इज ही रहती है, ठीक है, डज नॉट इवेपोरेट। सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ सिस्टम्स which we need to know: open system, closed system and isolated system. जब भी हम कोई सिस्टम करते हैं तो हम उस सिस्टम को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी आपने अपने फ्रेंड को, या चलो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पुलिस को हुलिया बताना है, तो हम हुलिया जो इंसान का बताएंगे वो कैसे, उसकी प्रॉपर्टीज से बताएंगे ना, कि उसका कंप्लेक्शन जो है वो फेयर है, उसके बाल काले हैं या आंखें भूरी हैं, तो इस तरह से हम उसका कंप्लेक्शन बताते हैं। तो वो क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी हुई उस इंसान की जिसके बारे में आप पुलिस को बता रहे हो। उसी तरह से जब भी हम साइंस में कोई भी चीज करते हैं, चाहे हम कोई केमिकल कर रहे हैं, चाहे हम कोई सब्सटेंस कर रहे हैं, या हम जैसे सिस्टम कर रहे हैं, तो उन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है वो एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है या रोल प्ले करती है किसी भी एक कंपाउंड, सब्सटेंस या सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो उसी तरह से सिस्टम की भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम, सिस्टम की। सराउंडिंग्स के बारे में हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमने सारा जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है वो सिस्टम की। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच अराइज ड्यू टू bulk behavior of the system, right? Those properties which arise due to bulk behavior, कि उसके पूरे के पूरे मैटर, पूरा का पूरा सिस्टम की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दो तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। The first macroscopic property that is known as extensive properties. Extensive properties. Extensive properties कौन सी होती है, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस present in the system. जैसे for example mass,
वॉल्यूम। अब मास डिपेंड करेगा कि कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, ये सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इंटरनल एनर्जी और ये सब जो नए टर्म्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, हम लोग अभी फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बाद आ गया एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, दोज प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। सेकेंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जिनकी वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करेगी कि एक किसी भी सिस्टम में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब हमने कर लिया ना अभी पिछले वाले उसमें चैप्टर में। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी क्या है, दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब दोनों एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बॉक्स लेते हैं, और इस बॉक्स के अंदर लेट्स से कि इस बॉक्स में हमने जो सब्सटेंस लिया है उसकी वॉल्यूम है V, ठीक है। सो इस बॉक्स के अंदर जो सब्सटेंस हमने लिया उसकी वॉल्यूम हमने ले ली V, और जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया दैट इज T, राइट। वॉल्यूम हमने कितनी ले ली है V, और टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया है T। अब हम इस बॉक्स को दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। दिस वाज द बॉक्स, और हमने इसको डिवाइड कर दिया है दो कंपार्टमेंट्स में। ये बीच में देखो एक पार्टीशन लगा दिया हमने, राइट। सेंटर में लगाया ये पार्टीशन सो दैट जो बॉक्स है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इसको वॉल्यूम को क्या होगा, आधी वॉल्यूम इधर रह गई, आधी वॉल्यूम उधर चली गई। सो लेट्स से यहाँ पे वॉल्यूम हो गई V1 और यहाँ पे वॉल्यूम हो गई V2, ठीक है। हाफ वॉल्यूम इन वन कंपार्टमेंट एंड द हाफ वॉल्यूम इन द अदर कंपार्टमेंट। पर जब हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं दोनों कंपार्टमेंट्स में तो हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर भी T है इस कंपार्टमेंट का, और दूसरे का टेम्परेचर भी क्या है, T। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, तभी वो डिवाइड हो गया। अगर सपोज हमने वॉल्यूम यहाँ पे 100 ml लिया था, राइट। अब जब हम इसे कंपार्टमेंट को हाफ कर रहे हैं तो V1 कितना होगा 50 और V2 भी कितना होगा 50, ठीक है। टेम्परेचर हमने यहाँ पे मेंटेन करा है से 298 केल्विन, ओके। अब इस कंपार्टमेंट में टेम्परेचर कितना होगा 298, और इसमें भी टेम्परेचर कितना होगा 298, राइट। सो इट मीन्स कि वॉल्यूम ओवर हियर दैट इज व्हाट, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, extensive. Volume is going to be extensive and temperature that is going to be intensive. ठीक है, क्लियर हो गया। अब
अब इसी तरह से कैसे हमको देखना है कि सपोज हमें दी हुई है डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब मास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि मास है एक्सटेंसिव और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। सो इन जनरल हम बोलते हैं कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटेंसिव। सो डेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिव, ठीक है, क्लियर हो गया। सो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ले रहे हैं मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट से हमने ले लिया A, हमने दो कंपोनेंट लिए हैं A एंड B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B दैट इज इक्वल टू Nb, ठीक है। और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज Na प्लस Nb, ठीक है। अब Na ये क्या हुआ, Na क्या है, एक्सटेंसिव, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव, अगेन एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, और होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, सो मोल फ्रैक्शन क्या हो गई। सो अगर नहीं वहां पे समझ में आता है तो आपने इस तरह से कर लेना है, मोल फ्रैक्शन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। सो एक बार फिर से देखो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, दोस प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं डिपेंड करती। एग्जाम्पल हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ले सकते हैं। फिर आपने याद रखना है कि अगर हम कोई भी एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उन प्रॉपर्टीज में अगर एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशियो लेंगे तो फाइनली हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी दैट इज गोइंग टू बी इंटेंसिव। ठीक है, आ गया यहां तक समझ। ओके, फिर देन लेट्स गो ऑन टू अनदर एग्जांपल। मैं तुमसे पूछती हूँ कि हमने लिया फोर्स, राइट, तो फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से डिराइव करो। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mass into मास इनटू एक्सीलरेशन। पक्का? ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हुई, इंटेंसिव। इंटेंसिव तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। वेलोसिटी इज इंटेंसिव और टाइम भी इंटेंसिव। ठीक है, सो इसका मतलब फोर्स हो गया एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव। सो फोर्स जो है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिव। प्रेशर क्या हुआ, इंटेंसिव। वो तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, प्रेशर दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया। वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। Then the next topic is state of a system and state variables. State of a system and state variables. पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। तीन स्टेट्स होते हैं,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, उसे हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम बुलाते हैं। हमें एक और चीज पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट, मतलब कि हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को अगर हीट करेंगे गैस में कन्वर्ट हो गया, कूल करेंगे तो लिक्विड में, कूल करेंगे तो सॉलिड में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो रही है, जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम को चेंज कर रही है? टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस, गैस का टेम्परेचर कम करा तो लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर कम करा तो सॉलिड। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं टू चेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। और ये जो प्रॉपर्टी हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, इसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल क्या होता है? इट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और एग्जाम्पल स्टेट वेरिएबल्स के क्या हुए? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज कर सकते हैं, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन। सो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये हेल्प करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। इसी तरह से एक और टर्म होती है which is known as a state function। अब state function क्या हुआ? It is, लिख लो, it is property of the system which depends upon only on initial and final states, initial and final state of the system, and is independent of the path, independent of the path of how the final state is attained, independent of the path of how the final state is attained। जनरली जब भी एक रिएक्शन होती है, तो जैसे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं A to B, जहां से ये रिएक्शन शुरू हुई उसे हम बुलाते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, और जहां पे ये खत्म हुई उसे हम बुला रहे हैं फाइनल स्टेट। तो जो स्टेट फंक्शन होगा वो सिर्फ इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडिंग कि हम किस तरह से इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में थ्रू एन इंटरमीडिएट भी पहुंच सकते हैं कि बीच में कोई एक इंटरमीडिएट बन गया और फिर हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंचे। राइट, सो स्टेट फंक्शंस जो है वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एग्जांपल्स लिखो इसके। फॉर एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी,
एंट्रोपी एटसेट्रा, एंथैल्पी, एंट्रोपी एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शंस। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे ऐसे, जिसमें हम इन स्टेट जो आपने यहाँ पे पढ़े वेरिएबल्स, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हमने बॉयल्स लॉ किया तो उसमें हमने कौन सी क्वांटिटी रखी थी, टेम्परेचर, फिर चार्ल्स लॉ में प्रेशर, फिर गै-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम। तो कोई ना कोई स्टेट वेरिएबल हमें कांस्टेंट करना पड़ता है ताकि हम उसको प्रॉपर्ली सिस्टम को या प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्टेट वेरिएबल हम कांस्टेंट रखते हैं, हम प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं एज फॉलोइंग। So we'll go on to types of processes. ये सब याद रखना है बिकॉज इस चैप्टर का बेस है, ये बार बार ये यूज होंगे। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट वेरिएबल विच इज कांस्टेंट, हम क्लासिफाई करते हैं प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, isothermal process. Iso means same, thermal means temperature. So isothermal process में there is no change in temperature, or we say that the temperature is constant. That means change in temperature dt is going to be equal to 0. dt का मतलब क्या हुआ, change in temperature, small change in temperature, there is going to be no change, so dt that is going to be equal to 0. ठीक है, second type of process जो है that is isobaric process. Isobaric process में pressure, pressure is constant. ठीक है, और dp that is going to be equal to 0. ठीक है, third is adiabatic process. Adiabatic process, adiabatic process में there is no change in energy. ना ही सिस्टम एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो एनर्जी देता है। So energy in this case is going to be constant, or we can say that change in heat dq, q generally हम लोग डिनोट करते हैं as heat, ठीक है, so dq that is equal to 0. But remember यहाँ पे temperature is not constant, adiabatic में temperature is not constant, सिर्फ एनर्जी जो है there is no heat exchange between the system and the surroundings. So adiabatic में only this is going to be constant. ठीक है, fourth is isoporic process. Isoporic process में volume is constant, so change in volume dV that is going to be equal to 0. ठीक है, fifth is cyclic process. Cyclic process में suppose हम लोग एक let's say एक reaction कर रहे हैं जिसमें हम A से B में जा रहे हैं, B से C में जा रहे हैं और C से हम वापस A में आ जा रहे हैं, right? So you can see a cycle is being formed जिसमें ओरिजिनल जो स्टेट थी, इनिशियल स्टेट, वो हम अटेन कर लेते हैं कैसे, by going through a cycle through an intermediate. So this is known as what? It is known as cyclic process. ठीक है ना? Then sixth is reversible process. Reversible process में by changing the state variables, the initial state can be regained.
जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, उसी तरह से हम लिक्विड से वापस सॉलिड में आ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करके। सो सच प्रोसेसेस दे आर नोन एज रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डबल एरो। ओके, सो सच प्रोसेसेस यहां पे इस तरह से डबल एरो पुट करी जाती है, इनको हम क्या बुलाते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट, स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करके हम इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं। इसमें सेवेंथ लास्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा हुआ? जिसमें स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करके हम इनिशियल स्टेट पे नहीं आते। सो इन दिस केस कैन नॉट बी रीगेन्ड, और इसे हम एक सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ? जिसमें इनिशियल स्टेट रीगेन हो रही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट जो है वो रीगेन नहीं हो रही है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इट इज ओनली इमेजिनरी। जब हम केमिकल रिएक्शंस आगे करेंगे तो इट इज ओनली इमेजिनरी और हम उसे अचीव नहीं कर सकते। जो रियल है दैट इज ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो आज हम यहीं तक करेंगे।